आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों ने मनरेगा के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें से आज जो हमको पढ़ना है वो है एक्ट। आज हम लोग अधिनियम पढ़ेंगे कि मनरेगा एक्ट 2005 में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो एडीओ के एग्जाम में आ सकते हैं। एक दो बार पेपर में आया है, ठीक है। दो दो बार ही पेपर हुए हैं, तो दो बार में एक दो बार आ चुका है ये आर्टिकल कि किस आर्टिकल के अंदर क्या रखा गया है करके, ठीक है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। नीचे स्लाइड शो हो रहा होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लिखा हुआ है वहां पे। 5 सितंबर 2005 को ये लागू हुआ है ये। अब यहाँ पे हमको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे पहला लिखा है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक गृहस्थी को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर वर्धित करने तथा उसे सशक्त या उन्हें अनुषंगिक विषयों को उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम है ये। सिंपल सी ये बात ये बोल रहा है कि ये जो स्कीम है ये गांव के लिए है। गांव के जो फैमिली रहते, एक परिवार के जितने भी वयस्क सदस्य हैं, अगर वो स्वेच्छा से, कौन से काम के लिए पैसा मिलता है इसमें, अकुशल शारीरिक कार्य। तो मनरेगा में किस टाइप का कार्य कराया जाता है, अकुशल शारीरिक कार्य कराया जाता है और स्वेच्छा से आते हैं। अगर गांव के कोई परिवार हैं जो मनरेगा के अंदर मजदूरी चाहते हैं, किस टाइप की मजदूरी मिलेगी, अकुशल शारीरिक कार्य वाले मजदूरी मिलेंगे, खुद से आके अप्लाई करते हैं तो उनको 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी प्राप्त होगी। यही चीज लिखा गया है। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष 56 ईयर में ये लागू है। 2006 से लागू है ये, 2006 से। यहाँ पे अध्याय 1 बोलता है प्रारंभिक। ये जो एक्ट है ये पूरे भारत में लागू है, पूरे भारत में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी लागू है। बस इतना ही यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरे से क्वेश्चन आया है, दूसरे में कुछ पूछा था, याद नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। धारा जो 2 है मनरेगा को, उसमें जितने भी परिभाषाएं हैं, वयस्क क्या होता है, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाती है उनको 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो जाती है उनको वयस्क बोलते हैं। आवेदक कौन होते हैं, जिनको मनरेगा के अंदर जो मनरेगा के अंदर एप्लीकेशन भरता है, खासकर परिवार का जो मुखिया रहता है वही मनरेगा के लिए के जॉब कार्ड के लिए आवेदन लिखित में देता है। ब्लॉक क्या होता है, केंद्रीय परिषद क्या होता है, जिला कार्यक्रम समन्वय क्या होता है, गृहस्थी क्या होता है, कार्यान्वयन अभिकरण क्या होता है, मिनिमम लेबर वेजेस क्या होता है। तो ये सारी चीजों का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है कि वयस्क क्या है, आवेदक क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अब तीसरा जो धारा है यहां से स्टार्ट होता है, तीसरा धारा से थोड़ा पढ़ना, गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी। यहाँ पे है गृहस्थियों को ग्रामीण नियोजन की गारंटी, पूरा हेडलाइन है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात वही चीज बोला गया है। यहाँ पे आगे मैं बता रहा हूँ आगे क्या बोला गया। इसमें ये बोला गया है कि जिस परिवार को रोजगार चाहिए रहता है तो उस परिवार का जो मुखिया रहेगा वो लिखित आवेदन के तहत 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने की उसको गारंटी मिल जाएगी। जब भी कोई परिवार का मुखिया ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन प्रदान करता है, लिखित आवेदन जमा करता है, तो आवेदन के कम से कम 7 दिन के अंदर और अधिक से अधिक 15 दिनों के अंदर रोजगार की प्राप्ति उसको हो जानी चाहिए। यही चीज धारा 3 में लिखा गया है, ठीक है। कम से कम 7 दिन में और अधिक से अधिक 15 दिन में वो रोजगार उसको प्राप्त हो जाना चाहिए। यही धारा 3 में लिखा गया है। धारा 4 में क्या लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजन गारंटी स्कीम। अब इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं बता रहा हूं। प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति जिनको रोजगार की इच्छा है उनको 100 दिन का रोजगार प्राप्त होगा, ठीक है। ये कॉमन लाइन है। अब यहाँ पे ये वाला लाइन बस इंपॉर्टेंट है, देखो क्या इंपॉर्टेंट, देखो इसमें पढ़ता हूं मैं, सुन लो पहले। इससे पहले SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार
योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, तथा राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम, यहां पे लिखा है NFFWP, ऐसे करके लिखा है NFFWP करके। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इंग्लिश में इसका बोला जाता है राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम। तो यहां पे सिंपल से धारा 4 ये बोलता है कि मनरेगा जब आया नहीं था, तो मनरेगा तो कुछ कुछ गांव में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चल रही थी, कुछ गांव में राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम चल रहा था। तो जब मनरेगा आ गया तो ऐसा माना जाने लगा कि ये मनरेगा के अंदर ही चलने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है जो पहले जिन जिन क्षेत्रों में चल रही थी उन क्षेत्रों में अब इसका नाम मनरेगा के नाम से चलाया जाएगा। अब ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नहीं रहे, राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम नहीं रहे, नेशनल फूड फॉर वर्किंग प्रोग्राम अब नहीं रहे। ये जो प्रोग्राम है चल तो रहे हैं लेकिन अब वो मनरेगा के नाम से चल रहे हैं। ये चीज, ये धारा 4 यही चीज बोलता है। साथ ही साथ इसमें क्या बोला जाता है कि इनमें क्या क्या काम करवाए जाते हैं, मैंने पहले ही पढ़ा दिया क्या क्या काम करवाए जाते हैं। कंटूर बॉन्डिंग, जल संरक्षण, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम, झरने, सिंचाई के लिए नहरें, वन रोपण, वृक्षारोपण, लैंड डेवलपमेंट मतलब भूमि का विकास, ये सब काम करवाए जाते हैं। तो धारा 4 का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि मनरेगा आने से पहले कुछ कुछ गांव में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना चल रही थी, कुछ गांव में राष्ट्रीय काम के लिए अनाज कार्यक्रम चल रहा था। तो ये जो कार्यक्रम है जब मनरेगा आता है तो ये जो कार्यक्रम है अपने नाम से नहीं चलते, अब मनरेगा के अंदर ये चल रहे हैं। धारा 4 में क्या क्या बोला गया कि गांव के कम से कम 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम चलेगा, इससे ज्यादा की दूरी तक एक ग्राम पंचायत मनरेगा का काम नहीं करवा सकता। अगर करवाएगा तो इसके लिए अतिरिक्त भत्ता मजदूरों को प्रदान किया जाएगा, जो 10% रहता है, पढ़ाया जा चुका है। मजदूरी भत्ता का कितना रहता है? 10%। तो धारा 4 आपका यहाँ पे खत्म होता है। धारा 5 यहाँ पे बात करते हैं गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराने के लिए शर्त, इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बोल रहा हूं तो इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। धारा 6 मजदूरी दर, यहां पे बोला गया है मजदूरी दर अधिनियम 1948, मजदूरी अधिनियम दर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बोला गया कि 60 रुपए से कम मजदूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और राज्य सरकार जो है ऐसे मजदूर जो कृषक मजदूरी करते हैं उनका पैसा राज्य सरकार देगी। मजदूरी दर मैंने पहले ही पढ़ाया है कि हर राज्य में मजदूरी दर अलग अलग होती है। कृषि के जो मजदूर रहेंगे अगर वो मनरेगा में काम कर रहे हैं तो उनको राज्य सरकार पैसा देगी। छत्तीसगढ़ में 204 रुपए है ये, छत्तीसगढ़ में कितना है ये? 204 रुपए है भाई। पहले कितना था? 193 रुपए था ये, पहले 193 था, अब 204 रुपए हो गया। सबसे ज्यादा पेमेंट कहाँ मिलता है? 315 रुपए गोवा में। तो मजदूरी दर ये है। बेगारी भत्ते का संदाय, अगला आर्टिकल क्या है? बेगारी भत्ते का डिस्ट्रीब्यूशन, किसको दिया जाना चाहिए बेगारी भत्ता? देखो भाई, वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर के 1/4 से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के 1/2 से न्यून नहीं होगी। आप लोगों को ये पढ़ाया जा चुका है तो ध्यान से सुनिए। बेगारी भत्ता या अनएम्प्लॉयड वेजेस किसको दिया जाता है? हमने ये बोला था कि लिखित आवेदन दिया जाता है। रोजगार के लिए क्या दिया जाता है? लिखित आवेदन दिया जाता है। उसके कम से कम 7 दिन के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर आपको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर 15 दिन बीत गए, 16वां दिन आ गया, 17वां दिन आ गया, उस 15 दिन को छोड़ के बाकी के जो आगे के जो 30 दिन रहेंगे उसमें आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और वो जो बेरोजगारी भत्ता रहेगा वो जितना भी आपका मजदूरी रहेगा, जैसे 204 रुपए है, उसका 1/4 रहेगा, 1/4 रहेगा, जो कि 51 रुपए लगभग बैठता है। तो आपको 15 दिन के अगर रोजगार नहीं मिलता तो आगे आने वाले 30 दिन में आपको जितनी भी मजदूरी रहेगी उसका 1/4 पैसा मिलेगा। वो 30 दिन भी जब खत्म हो जाते हैं और आगे आने वाले 30 दिन बस आते हैं तो उस पे वो मजदूरी भत्ता 1/2 हो जाएगा।
1/2 हो जाएगा, मतलब आपको 101 रुपए मिलेगा बिना काम किए। अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया बेकारी भत्ते का संदाय किसको नहीं किया था। हम लोगों ने तो ये पढ़ लिया कि बेकारी भत्ता, यहाँ पे लिखा है धारा 7 बेकारी भत्ता कब दिया जाना चाहिए, विशेष शर्त यदि आवेदक द्वारा रोजगार या कोई नियोजन मांगा जाता है। यहाँ पे चीज पढ़ाया, अगर 15 दिन के भीतर उसको रोजगार की प्राप्ति नहीं होती तो रोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता, ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर 30 दिन तक, अगर शुरुआती 30 दिन तक रोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता तो 30 दिन तक 1/4 कुल रोजगार का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यदि 30 दिन से ज्यादा हो जाए तो 1/2 मतलब 1/2 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बोल दिया गया कि किस स्थिति में बेरोजगारी भत्ता मनरेगा कार्यक्रम के अंदर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्या होता है, बेरोजगारी भत्ता के लिए कार्यक्रम अधिकारी के पास जाना पड़ता है। ठीक है, अगर बेरोजगारी भत्ता के लिए संबंधित परिवार जो है कार्यक्रम अधिकारी के पास नहीं जाते तो उनको बेरोजगारी भत्ता क्या होगा, नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर कोई परिवार है वो 100 दिन की रोजगार 100 दिन का काम कमा लेता है वो, तो उसको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। उसको क्यों मिलेगा? ठीक है, जिन लोगों को 100 दिन का काम नहीं मिल पाता उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है दिए गए काम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे वयस्क सदस्य जिन्होंने 100 दिन की रोजगार प्राप्त कर लिया है उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जो कार्यक्रम अधिकारी के पास नहीं जाते बेरोजगारी भत्ता के लिए, उनके सामने उपस्थित नहीं होते, उनको भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि व्यक्ति ने कुछ दिन कमाया है, सपोज 70 दिन कमाया है, 30 दिन नहीं कमाया और 30 दिन उसको काम नहीं मिला, उसकी जगह बेरोजगारी भत्ता मिल गया और दोनों का जो योग है वो 100 दिन के पैसे के बराबर होता है। फिर से सुनो, उस व्यक्ति ने, एक वयस्क व्यक्ति है, एक परिवार का वयस्क व्यक्ति है, 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, सपोज उसको 70 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ, 30 दिन का राज्य सरकार उसको रोजगार प्रदान नहीं कर सका, लेकिन वो 30 दिन का राज्य सरकार जो बेरोजगारी भत्ता देता है तो दोनों का मिला के 100 दिन हो जाता है, तो और उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये 3-4 कंडीशन है जिसमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया विहित करेंगे। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुन ले, बेकारी भत्ता जो है ना, या बेरोजगारी भत्ता बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस जो है वो राज्य सरकार प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? वो राज्य सरकार प्रदान करता है। अब कुछ स्थिति ऐसी रहती जिसमें बेकारी भत्ते का वितरण नहीं हो पाता। कुछ विशेष परिस्थिति में, धारा आर्टिकल वही बात करता है, कुछ विशेष परिस्थिति में बेकारी पत्र का वितरण न कर पाना। यदि कार्यक्रम अधिकारी अपने नियंत्रण से बाहर किसी कारण से बेकारी भत्ते का, कार्यक्रम अधिकारी जो रहता है वही देता है क्या, बेरोजगारी भत्ता। अगर कार्यक्रम अधिकारी किसी कारण से बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाता तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत के पटल पे या दीवार पे टांगना पड़ता है और कारण बताना पड़ता है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता का वितरण अगर नहीं हो पाता, अगर नहीं दे पाता तो इसकी सूचना जिला कार्यक्रम समन्वयक, पहले जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी है वो इसकी सूचना देते हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक को। जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है इसको राज्य सरकार को इसकी सूचना देते हैं, फिर राज्य सरकार इस पर रिपोर्ट मांगती कि ऐसा क्यों हुआ करके। धारा 8 यही बात करता है। धारा 9, यहाँ पे फिर से बोला गया है कुछ कंडीशन रहते हैं जिसमें बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने से आपको वंचित किया जा सकता है। किस किस कंडीशन में आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा? अगर काम निकला रहता है, अगर सपोज तालाब गहरीकरण का काम निकला है मनरेगा में, अगर कोई व्यक्ति नहीं जाता उस काम में, स्वेच्छा से क्या रहता है कि जिसको भी मनरेगा के अंदर काम चाहिए रहता है वे स्वेच्छा से काम करने के लिए जाते हैं, काम मांगते हैं। लेकिन अगर काम निकला है, कोई व्यक्ति काम मांगने के लिए गया ही नहीं,
काम मांगने के लिए गए कि मेरे को काम, उसको काम मांगना पड़ेगा, काम मांगने के लिए गया ही नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। कार्यक्रम अधिकारी के पास 15 दिन के भीतर वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो भी नहीं मिलेगा, पढ़ा चुके हैं हम लोग। तीसरा, कार्यक्रम अधिकारी के आज्ञा के बिना अगर 1 सप्ताह या 1 सप्ताह से ज्यादा अनुपस्थित है, ठीक है, 1 माह में अगर 1 सप्ताह से ज्यादा किसी काम में अनुपस्थित है बिना बताए तो भी उसको बेरोजगारी भत्ता अगले 3 महीने तक नहीं मिलने वाले। कितने महीने तक नहीं मिलने वाले? 3 महीने तक नहीं मिलने वाले। तो कुछ कंडीशंस ऐसे रहते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस से आपको वंचित किया जा सकता है। ठीक है। पहला क्या है भाई कि कार्यक्रम निकला हुआ है, कार्य निकला हुआ है, आप काम ही करने नहीं जा रहे तो आपको कहां से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा चीज, अधिकारी के पास 15 दिन के भीतर आपको जाना रहता, 15 दिन के भीतर आप नहीं गए तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तीसरा, जब भी मनरेगा का कार्यक्रम चलते रहता है तो कार्यक्रम अधिकारी से आज्ञा लेके आपको छुट्टी मांगनी होगी। बिना आज्ञा लिए आप 1 महीने के अंदर, 1 महीने में 7 दिन की छुट्टी या 7 दिन से ज्यादा की छुट्टी बिना आज्ञा के मार देते हैं, ले लेते हैं, तो ऐसी अवधि में आपका बेरोजगारी भत्ते से वंचित कर दिया जाएगा और आप 3 महीने तक आवेदन नहीं कर सकते बेरोजगारी भत्ते के लिए। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका आर्टिकल याद करना है आपको। राज्य नियोजन गारंटी परिषद, इसका आर्टिकल याद करना है। और 13 तो याद करने की जरूरी, 13 याद करने का जरूरत नहीं है। 11 केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद है, सॉरी 10 जो है, धारा 10 केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद, सेंट्रल प्लानिंग गारंटी काउंसिल है। आर्टिकल जो 12 है, स्टेट प्लानिंग गारंटी काउंसिल है। और आर्टिकल 11 जो है इसका काम है, किसका काम है? केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद का काम है, कर्तव्य। 10, 11 में उसके कर्तव्य, 12 में राज्य के बारे में। तो ये कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार जो है अधिसूचना द्वारा केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के नाम से एक परिषद बनाएगी। ठीक है। जिसका मेन काम क्या रहता है? जिसका मेन काम रहता है मनरेगा के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है उसका नियंत्रण करने का, उसका मॉनिटरिंग करने का, उसका पर्यवेक्षण करने का, उसका देख रेख करने का, उसको कंट्रोल करने का काम रहता है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। ये आ सकता है, केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद का हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में। देखो तो केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद क्या है, कौन बनाया? केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद केंद्र सरकार बनाती है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद का मेन काम क्या है? मनरेगा के कार्यों को मॉनिटरिंग करना, जो आर्टिकल 11 में कर्तव्य है। सेम चीज 12 में है, राज्य नियोजन गारंटी परिषद, राज्य सरकार इसको बनाती है। इसका जो मुख्यालय रहेगा राज्य के राजधानी में रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है धारा 14। धारा जो 14 है उसमें बोला गया है जिला कार्यक्रम समन्वयक, या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। तो सिंपल सी बात है भाई, जिला लेवल पे मनरेगा के कार्यक्रम के लिए जो मेन अधिकारी रहेगा वो जिला कार्यक्रम समन्वयक रहेगा, ऐसी को इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। और ये कौन रहेंगे? जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो याद रखना भैया, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिले का कलेक्टर या कलेक्टर के बराबर का कोई अन्य अधिकारी जैसा राज्य सरकार घोषित करे, वो जिला कार्यक्रम समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हो सकता है। कौन हो सकता है भाई? मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो सकता है जिला पंचायत का, जिले का कलेक्टर हो सकता है, कलेक्टर के बराबर का कोई अन्य अधिकारी हो सकता है जो राज्य सरकार उचित समझे। ये जिला कार्यक्रम समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर कहलाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15, तो ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, कार्यक्रम अधिकारी कौन होते हैं? कार्यक्रम अधिकारी इंग्लिश में बोला जाता है प्रोग्राम ऑफिसर। प्रत्येक पंचायत में ब्लॉक स्तर पर, मतलब जनपद स्तर पर, इंग्लिश में बोलते हैं जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक लेवल का जो ऑफिसर रहेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी को ही कार्यक्रम अधिकारी बोला जाता है।
यही कार्यक्रम जो अधिकारी रहता है 50% तक के काम को ग्राम पंचायत को सौंपता है। मनरेगा के 50% तक के काम को अकेले ग्राम पंचायत कर लेती है। तो जो 50% तक के काम सौंपने की जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी को रहता है, यही किसी हर ग्राम पंचायत को कार्य सौंपता है। ग्राम पंचायत मनरेगा के कोई भी काम करने से पहले इन कार्यक्रम अधिकारियों से परमिशन लेती है, और ये कार्यक्रम जो अधिकारी है, ये जो अधिकारी हैं वो जनपद पंचायत के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से नीचे का पोस्ट नहीं होना चाहिए। तो कार्यक्रम अधिकारी कौन होगा? जनपद पंचायत के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या उसके बराबर के कोई पद वाला अधिकारी कार्यक्रम अधिकारी कहलाएगा। इसी का परमिशन लेके ग्राम पंचायत जो मनरेगा के कार्यों को करती है। तो ग्राम पंचायत के रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे बोला गया है। ग्राम पंचायत मनरेगा के अंदर क्या क्या काम कराने के लिए उत्तरदायी है। तो धारा 16 ये बात करता है कि अगर ग्राम सभा और वार्ड सभा, वार्ड को वार्ड सभा बोला जाता है, ग्राम सभा और वार्ड सभा जब अपनी काम की सिफारिशों को लेके आती है कि ग्राम सभा वाले बोले कि इस एरिया में नाली का विकास करना है, इस साइड के रोड का विकास करना है, गांव के इस इलाके के तालाब का विकास करना है, गहरीकरण करना है, शमशान घाट का निर्माण करना है, गौठान का निर्माण करना है, इधर चेक डैम बनाना है, ऐसे बहुत सारे स्कीम जब वो पकड़ के आते हैं तो ग्राम पंचायत जो है उन स्कीमों को कार्यक्रम अधिकारी को दिखाता है। फिर कार्यक्रम के अधिकारी के परमिशन मिलने के बाद वो कार्य स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत जो है वो मनरेगा के 50% कामों को अकेले कर लेती है। मतलब ग्राम पंचायत जो है मनरेगा के कामों को करने में सक्षम रहती है, इन्हीं के द्वारा गांव में काम कराया जाता है। लेकिन किसकी सिफारिश पे? ग्राम सभा वार्ड सभा की सिफारिश पे ये लोग काम करते हैं। और काम की परमिशन किससे लेंगे ये लोग? कार्यक्रम अधिकारी से। कार्यक्रम अधिकारी कौन से कैटेगरी का अधिकारी होना चाहिए भाई? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के बराबर का अधिकारी होना चाहिए, उससे नीचे का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला गया ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक संपरीक्षा। ग्राम सभा जो है मनरेगा के कामों की जानकारी के लिए कि मनरेगा में क्या काम हो रहे हैं, मनरेगा में काम सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मनरेगा के कामों में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कोई धांधली तो नहीं हो रही है, इसके लिए सोशल ऑडिट या सामाजिक संपरीक्षा या सामाजिक अंकेक्षण करती है। मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण 1 साल के अंदर किया जाता है। ग्राम सभा मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण को 6 माह में मतलब 1 साल में 2 बार करती है। तो याद रखिएगा मनरेगा के कामों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करेगा? मनरेगा के कामों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करती है, ठीक है। और वो जो सामाजिक अंकेक्षण रहेगा उसमें ग्राम पंचायत का ना तो सरपंच, ना तो सचिव, ना तो पंच, न ही रोजगार सहायक, ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे। उस सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा अपने में से कोई एक सदस्य को चुनेगी, ठीक है। धारा 18 पढ़ने की जरूरत नहीं, धारा 19 पढ़ने की जरूरत है। शिकायत दूर करने हेतु तंत्र हम लोगों ने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी रोजगार शिकायत निवारण तंत्र 2012 करके पढ़ा है। तो हर स्टेट में एक शिकायत निवारण तंत्र बनेगा जो मनरेगा से संबंधित शिकायतों को सुनेगा और उस पर कार्यवाही करेगा। तो वही चीज बोला गया है, शिकायत दूर करने हेतु तंत्र हर राज्य सरकार में तंत्र बनेगा, तो वही है धारा 19। धारा 20 क्या है? राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि। राष्ट्रीय नियोजन गारंटी, धारा 20 क्या है? राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि। धारा 21 क्या है? राज्य नियोजन गारंटी निधि। राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि नेशनल प्लानिंग गारंटी फंड, स्टेट प्लानिंग गारंटी फंड, ठीक है। तो ये जो फंड है, धारा 20 क्या बात करता है कि महात्मा गांधी या मनरेगा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कोष बनाया जाएगा, एक फंड बनाया जाएगा जो मनरेगा के कामों के लिए ही पैसा देगा सिर्फ। तो केंद्र सरकार ने एक फंड बनाया है जिसका नाम उसने क्या कर दिया? राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि, जो मनरेगा के धारा 20 में है, जिसमें मनरेगा से संबंधित पैसे दिए जाएंगे। उसके अलावा राज्य में भी एक ऐसा फंड बनाने का प्रावधान किया गया है जो धारा 21 में है।
राज्य नियोजन गारंटी निधि। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई हम लोगों ने इससे पहले 10, 11 और 12 आर्टिकल पढ़े थे हम लोग। 10वां आर्टिकल क्या है भाई? केंद्रीय नियोजन गारंटी, ये परिषद है, और अभी जो पढ़ रहे वो लोग फंड है। तो 10 में केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद है, 11 में इसके कर्तव्य है, 12 में राज्य नियोजन गारंटी परिषद है, 20 में केंद्रीय नियोजन गारंटी फंड, 21 में क्या है? राज्य नियोजन गारंटी फंड। पारदर्शिता और दायित्व, ट्रांसपेरेंसी के लिए यहां पे बात की गई है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है 24वां, लेखाओं की संपरीक्षा। मतलब क्या? मनरेगा के अंदर पूरे भारत लेवल में जो काम चल रहा है उसके रिकॉर्ड को देखने के लिए कौन अर्हता या योग्यता रखता है? केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से स्कीमों के लेखाओं की सभी स्तरों पर संपरीक्षा के लिए समुचित व्यवस्थाएं विहित कर सकेंगी। मतलब ये जो कैग है, स्कीम के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं उसको चेक कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा क्या है? अनुपालन के लिए शास्ति। मतलब अगर मनरेगा में दिए गए प्रावधान का अनुपालन नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है। जो कोई भी मनरेगा में दिए गए प्रावधान का पालन नहीं करेगा उसको 1000 रुपए तक का दंड दिया जाएगा। यहाँ पे धारा 26 बोलता है प्रत्यायोजित करने की शक्ति, डेलीगेशन पावर। मतलब केंद्रीय सरकार जो है कानून बनाने के अधिकार को छोड़ के, कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है, कानून बनाने के अधिकार को छोड़ के बाकी अधिकार किसी अधिकारी को या राज्य सरकार को प्रदान कर सकती है। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना सारा पढ़ा दिया मैंने, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ना बस इतना है हम लोगों को। तो अब पहला चीज तो ये पढ़ना है, एक मिनट मेरा बैटरी लो हो गया है, एक मिनट, तो रिकॉर्डिंग बीच में रुक जाएगा। हाँ, तो यहां पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 2, धारा 3, धारा 7, सबसे इंपॉर्टेंट है धारा 7। उसके बाद धारा 10, 10 और 12, धारा 10 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट। धारा 7, धारा 10, धारा 12, धारा 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 14, 15 और 16 और 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16, 17, 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 और 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं। फाइनली आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, थैंक यू।